नमस्कार, मार्केट्स का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार 8वां सत्र जबकि भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र हालांकि गैप अप ओपनिंग हुई और एक अच्छी तेजी शुरुआती कारोबार में थी, लेकिन फिजल आउट हुई हायर लेवल से और उसके बाद लोअर लेवल से दोबारा मार्केट्स के अंदर एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद मार्केट्स हरे निशान में ही बंद हुए। आज के सुपरस्टार आईटी स्पेस, पिछले मिड कैप आईटी जहां पर एक अच्छी खरीदारी रही, या मिड कैप फार्मा जहां पर तेजी देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग रही वेदांता के अंदर, करीब करीब 20% ये स्टॉक टूटा। जनवरी के बाद इस तरह का एक हैवी फॉल स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ वेदांता की फॉल की वजह से पूरे ही मिड कैप स्पेस में या पूरे ही मेटल स्पेस में आज एक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 3-3.5% मेटल इंडेक्स में गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। तो मेजरली मार्केट्स में जो फॉल था उसमें पार्टिसिपेट करता रियल स्टेट स्पेस या फिर मेटल स्पेस के अंदर जहां पर कुछ दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज सरप्राइजिंगली आईटीसी चलता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद 220 रुपए के टारगेट जहां पर आए वहां पर खरीदारी देखने को मिली और साथ ही साथ आज एसबीआई में भी खरीदारी का दौर देखने को मिला। तो काफ़ी समय से जो शेयर रुके हुए थे वो चलते हुए दिखाई पड़े। दो और आज के की हाईलाइट्स, उसमें एक था लिस्टिंग में मजगांव डॉक जो कि तेजी के साथ लिस्ट हुआ और हाई लेवल से प्रीमियम वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा, और यूटीआई एएमसी जो कि लिस्ट तो ही डिस्काउंट पर हुआ और उसके बाद वहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर आया। हाल की ही लिस्टिंग जैसे केमकॉन जैसे जो शेयर थे वहां पर भी जो फॉल है, मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो देखने को मिला। दो और शेयरों में, एक जी एंटरटेनमेंट और एक मदरसन सुमी, दोनों में ही आज करीब करीब 7-8% का फॉल देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। साजिद काजी अशरफी साहब पूछ रहे हैं कि डीमार्ट के रिजल्ट कैसे रहेंगे, ये बता दें। देखिए, डीमार्ट के रिजल्ट आ रहे हैं सैटरडे को, अभी इसकी डिस्काउंटिंग शुरू नहीं हुई है यानी मार्केट्स में, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम है। तो आप ये मान के चलिए कि 2 दिन के अंदर अगले शायद इसमें कुछ एक प्राइस में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े या मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े। प्रेशर रह सकता है क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट है। जिस बिजनेस पे ये मेजरली इन कैश करते हैं वो फूड वाला है, इसमें लो मार्जिन होता है। बाकी बिजनेस के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा और रिलायंस ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो थोड़ा सा नंबर प्रेशर में रहेंगे। कैश का स्टॉक है तो शॉर्टिंग तो पॉसिबल नहीं है। बाकी एक बार को नंबर ज़रूर देखने पड़ेंगे किस तरह के एनालिस्ट पैटर्निटी मान के चल रही है नंबर्स को। इसके अलावा एक सवाल आईआरसीटीसी में नितिन अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं। अरोड़ा साहब 1395 हायर लेवल साइड पे है, हायर बेल्ट पे ही आपने शेयर को खरीदा है और आपने जब खरीदा तब इसमें बहुत फैंसी भी थी इस चीज़ की कि ये शेयर चलेगा, पीएसयू का आउट परफॉर्मर है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, ब्रोकर के अपग्रेड्स आ रहे थे, सब कुछ अपनी जगह सही है, आज भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है रेवेन्यूज़ नहीं है, तो जैसे रेवेन्यू नहीं है मार्केट उसको पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी तरफ अगर रेवेन्यू शुरू भी हो जाए और शेयर पार्टिसिपेट करेगा भी तो ऊपर की तरफ हमेशा स्टेक सेल का ओवरहैंग रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के मद्देनजर ही आप अपनी पोजीशंस को देखिए। लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो आप लेकर निकल सकते हैं, हायर लेवल पे लिया है तो वेट करिए और आपको भाव मिले ऊपर का तो आप निकल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा बड़े रेवेन्यूज़ एटलीस्ट आप मत मान के चलिए स्टॉक में। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं। LNT 900 रुपये के दाम पे खरीदारी है मेहुल माथुर साहब की। माथुर साहब, सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। रिसेंटली की रिपोर्ट आई थी 985 के टारगेट दे रहे थे, शायद मैक्वेरी की रिपोर्ट थी, लेकिन कंपनी में बुराई नहीं है, धंधा इनका ठीक है, प्रमोटर एंड ऑल, पिक्चर हिस्ट्री सब सही है। थोड़ा समय ख़राब है, टाइम ज़्यादा ले सकता है और लंबी अवधि के बाद इसमें कुछ प्रॉफिट बन सकते हैं। सब्सिडरीज इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही हैं, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंसोलिडेटेड कंपनी में भी नंबर अच्छे ही आने चाहिए। तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर और लोअर लेवल पे इसमें ऐड कर सकते हैं। लोअर यानी रीजनेबली लोअर लेवल, ऐसा नहीं कि 5-10 रुपये टूटा और आपने फिर से खरीदारी कर ली। रीजनेबली लोअर लेवल मिले तो आप वहाँ पर भी इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एयरटेल पे हर रोज की तरह फिर से सवाल है मंदर साहब का। एयरटेल में क्या किया जाए? अब पता नहीं मंदर साहब आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आपने ले रखा है तो आपको पेशेंस देना पड़ेगा। ब्रोकर्स तो 700-750 तक के टारगेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन टाइम मांग रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए। नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे अगर तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा और क्लोजर टू डेट ज़्यादा पता चलेगा किस तरह से शेयर रिएक्ट करेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अदरवाइज आप बने रह सकते हैं, कंपनी में बुराई नहीं है। साथ ही साथ एक सवाल और ले लेते हैं। ग्रेन्यूल्स पे उदय पटेल साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए, ग्रेन्यूल्स आज का स्टार परफॉर्मर था, 3-3.5% चला भी स्टॉक। बीटीएसटी की राय भी ज़्यादातर लोग इसमें आज दे भी रहे थे। नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है। मार्केट में 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी की खबर है जो कि ब्रोकर्स एस्टिमेट कर रहे हैं और बज ऑन द स्ट्रीट है कि शायद 160 करोड़ भी आता हुआ दिखाई पड़े।
तो अगर ऐसे नंबर रहते हैं तो शायद ये शेयर चले, लेकिन अब नंबर से पहले कितना चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर्स ठीक है, अच्छे नंबर्स बोल रहे हैं, सीक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पर भी आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजेश बग्गा साहब पूछ रहे हैं कि नैम पे, निपॉन एसेट मैनेजमेंट पे क्या व्यू है। देखिए राजेश जी, जो धंधा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चाहे आप HDFC नंबर 1, निपॉन एसेट नंबर 2 और अब UTI नंबर 3, ये 3 ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्लेयर्स हैं। इनकी सिचुएशन आप क्लियर दिख ही रही है और UTI की सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और लिस्टिंग से आपको ये भी क्लियर होगा कि कितना बाजार को धंधा भी पसंद आ रहा है। निपॉन अच्छी कंपनी है, थोड़ा समय दीजिए तो भले ही चल सकता है, लेकिन नियर टर्म में अगर आप मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी आप एटलीस्ट मत उम्मीद रखिए बहुत कुछ। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने ठीक ठाक कंपनी खरीदी है, विदेशी प्रमोटर है और दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी फाइंड ने मोमेंटम पकड़ेगी और एक ही बार में ही सब बराबर कर देगी, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ग्लेनमार्क शॉर्ट टर्म। निखिल जी गलत आदमी से पूछ रहे हैं, मैं शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए जो जानकारों से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था 536 पार करने के बाद इसमें चाल आ सकती है। आज पहुंच भी गया, सेकंड हाफ में चला भी है, F&O में तो एटलीस्ट पार हुआ ही। एक बार ही क्लोजिंग देते कैश में 536 के ऊपर तो शायद थोड़ी तेजी आए। और रही बात ग्लेनमार्क की, तो निगेटिव न्यूज़ फ्लो था आज, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी, दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी को आप होल्ड कर रहे हैं, उनकी सब्सिडरी को, इंडियन सब्सिडरी को, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लेनमार्क भी ठीक ठाक कंपनी है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। फार्मा में और अच्छे विकल्प भी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स कोई प्रॉब्लम नहीं इस कंपनी में। आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया में लिकर जो बिकती है उसका 75% प्रीमियम सेगमेंट को मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, तो ऐसा ही इतनी बड़ी ये मारुति समझ लीजिए आप लिकर स्पेस की, तो आप उसी हिसाब से इसके बारे में सोचिए, उसी हिसाब से टाइम फ्रेम दीजिए। शॉर्ट टर्म में इसमें 5-10 रुपये लेने के चक्कर में आप मत पड़िए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। सन फार्मा पे नहीं, यस बैंक पे सवाल है 15 रुपये के दाम पे विजय वाघेला साहब का। वाघेला साहब हर रोज़ की तरह सेम ही सलाह है कि जब तक इसके नंबर सुधरेंगे नहीं तब तक आप लॉन्ग टर्म मत सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग में ये शेयर डबल भी हो जाए तो कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब तक नंबर नहीं सुधरे आप पैसा मत डालिए। नंबर सुधरने दिए, 3-4 क्वार्टर ठीक ठाक नंबर आ जाए, उसके बाद आप इस पर ज़रूर दाम लगा सकते हैं। निफ्टी 11,000 आएगी क्या 29 तक? सर ये तो जवाब ऊपर वाले दे सकता है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, 11,000 जाएगा कि नहीं। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, 12,000 आज हिट भी हो गया। अब दिवाली तक नंबर्स पे डिपेंड करता है, बहुत ख़राब नंबर्स अगर आने लग गए तो शायद रिवर्सल भी आए, लेकिन और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है तो अमेरिकी इलेक्शन, डिबेट्स एंड ऑल 50 चीज़ें उसमें, तो ये एक बार में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब 11,000 के आंकड़ों को मत देखिए आप, जैसे जैसे आपको मोमेंटम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्ले करते रहिए, ज़्यादा बेटर है। शिल्पा मेडिकेयर 540 पर लिया है अक्षय मित्तल साहब ने। मित्तल साहब आज बुरा दिन था आपके लिए, 490, 487, 85 तक के लेवल भी दिखा दिए थे इसने। निगेटिव न्यूज़ फ्लो, इनका इकलौता फॉर्मुलेशन प्लांट है जिसके ऊपर USFDA की जांच बैठी है, तो शायद उसका इम्पैक्ट रहे, नियर टर्म प्रेशर भी रहे, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर या थोड़ा और नीचे, और उसके बाद घूम भी सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। अब जो अब तक कैश का शेयर है तो सेकेंड हाफ में तो घूमना ही था। अब डिलीवरी छूटी है कि नहीं वो डिपेंड करता है आज के नंबर्स के अंदर, लेकिन सो फार फॉर्मुलेशन प्लांट की खबर की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आगे की सिचुएशन कैसे आती है वो ज़रूर देखना होगा। मतलब जो भी लोगों ने हाल में फार्मा रैली देखी है और उसको एंजॉय किया है, उनको भी ये पता नहीं है कि किस तरह से प्लांट इंस्पेक्शन का इम्पैक्ट आता है। अगर आपको देखना था, डिविस लैब देखिए, एक ही दिन में शेयर टूटा था, 700 रुपये से 600 रुपये तक गया था और वहाँ से घूम के आज 3200 है। तो आप अगर इस स्टोरी को ऐसे इनकैश करना चाहते हैं तो आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर अभी थोड़ा पेन रह सकता है, या एटलीस्ट एक रेंज के अंदर तो ये कामकाज कर ही सकता है। अच्छा, मदरसन के 100 शेयर गए लेने सही होगा फॉर गुड प्रॉफिट? जैन साहब, मदरसन कुछ ब्रोकर्स मानते हैं कि बेटर है। आज ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 120 के टारगेट थे मदरसन, CLSA की रिपोर्ट थी शायद। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन आज एक बड़ा झटका दे चुका है, तो थोड़ा सा और अगर नीचे मिल जाए तो आप ज़्यादा बेटर इसमें रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में आ जाएंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट नया मामला है झटका लेने का, उसको थोड़ा सा ईज आउट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंटर करें, ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। SRF टारगेट, SRF जैसा स्टॉक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। अगर आप 5 क्वार्टर या 4 क्वार्टर के नंबर भी देख लेंगे तो 2800 से शेयर चलते चलते 4,500 आ गया। यतिन भी वो कह रहे हैं कि QIP आने वाला है, QIP में इक्विटी डाइल्यूशन थोड़ा बहुत होगा तो शायद थोड़ा प्रेशर रहे, लेकिन अदरवाइज ये जिस तरह से चल रहा है
हर 2-3 दिन में 200-300 रुपये चली जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा कोई डाउन साइड दिखेगा। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। कंपनी में बुराई नहीं है, ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस ज़माने से ये कंपनी काम कर रही है और क्या क्या इनके पास है इनके बाकी ग्रुप कंपनीज़ में। तो आप ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, अच्छा पैसा इसमें मिल सकता है अभी भी। अच्छा जी, और बढ़ते हैं। SBI लाइफ गोइंग डाउन, ICICI प्रूडेंशियल गोइंग डाउन। सर एक चीज़ है कि जो इंश्योरेंस के नंबर थे उसको मार्केट ने पहले बहुत तेज़ी दिखाई थी, जब जैसे बाज़ार में लॉकडाउन का खबर आया था उसके बाद से वो तेज़ी के बाद ये इंडेक्स का हिस्सा बन गया। HDFC लाइफ और SBI लाइफ और बाकी कंपनीज में भी अलग अलग इंडेक्सेस का हिस्सा बने, तो एक बड़ी तेज़ी तो इसने दिखाई है। अब उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ पीरियड चल रहा है, तो अब ठीक, खबरें अच्छी हैं, एटलीस्ट मार्केट शेयर बढ़ रहा है इनका, इनके नंबर्स ठीक आएंगे। तो आप ये मान के चलिए अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हैं तो आप टाइम दीजिए, कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है, अच्छी पेडिग्री है, अच्छे नंबर्स हैं, अच्छी ग्रोथ है, तो 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, तो तीनों आपके पास हैं, तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है इन सभी में से किसी भी स्टॉक में। चलिए, अब समय का थोड़ा अभाव है तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जिनसे भी हमारी बातचीत हुई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे कि उनके सवालों के जवाब नहीं ले पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।